नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है, जहां एक ऐसी वॉशिंग मशीन वो लेकर आए हैं जहां जिसके जैसे भी पुराने दाग हो, वो कितना ही बड़ा पापी हो, वो अब गंगा में अपने पाप धोने नहीं जाता है, बल्कि बीजेपी की एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें उसके सारे धुल जाते हैं। जी हाँ, जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी, ईमान बेचा और बीजेपी में चले गए, उनके सारे दाग धुल गए। लेकिन जिन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना और बीजेपी के लिए नहीं झुका और बीजेपी का ऑफर नहीं माना, तो आपको पता है फिर ईडी, सीबीआई, आईटी उनके घर पर किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। यही है बीजेपी का नया स्टार्टअप। अपना ईमान बेचो, अंतरात्मा की आवाज को सुनो, लोगों के साथ छल करो, उनके द्वारा दिए गए वोटों के साथ छल करो, जिस यकीन से उन्होंने चुनकर कुर्सी पर बैठाया था आपको, और जाके सीधे बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओ, उस खरीद फरोख्त का हिस्सा बन जाओ, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बन जाओ, बिक जाओ, और फिर लोगों के जो उन्होंने आपको चुनकर भेजा था उसके साथ पूरा का पूरा खिलवाड़ करो। यही होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। और अभी इस ताजा कड़ी में नाम जुड़ा है अखिलेश यादव का। आपको पता है, अखिलेश यादव को नोटिस सीबीआई की तरफ से जारी किया गया है अवैध खनन मामले में। यह मामला 2012 से 2016 के बीच का है। 2019 में इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लेकिन देखिए, सीबीआई को याद कब आई है? इलेक्शन से एन पहले अखिलेश यादव को ये नोटिस जारी किया गया है सीबीआई की तरफ से। और आज उनसे कहा गया था कि वो आज आकर हाजिर हो सीबीआई के दफ्तर में दिल्ली में। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर एक तरह से चुनौती दी है। अखिलेश यादव ने बहुत कड़े अल्फाज में भारतीय जनता पार्टी को और उनके द्वारा की गई जो सियासत है उस पर उन्होंने उसको आड़े हाथों लिया है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि एक लंबी फहरिस्त जो है वो इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की अब आपके सामने है, जिन्हें इलेक्शन से पहले ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए नोटिस जो है जारी किए जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब आपके सामने है, ये अब कुछ ढका छिपा नहीं है। आपको पता है, आगरा में अभी जब गठबंधन इन दोनों पार्टीज का हो गया, उससे पहले सीबीआई को याद नहीं आई थी, शायद इंतजार हो रहा था गठबंधन नहीं होगा तो शायद नोटिस ना जाए, गठबंधन हो गया तो फिर उसके बाद किसी और तरह की तैयारियां होंगी। तो जैसे ही गठबंधन हुआ और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव शामिल हुए और आगरा में जो जन सैलाब उमड़ा, जो दीवानगी लोगों की देखने के लिए मिली, जाहिर सी बात है उसने भारतीय जनता पार्टी के पसीने ला दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है, क्योंकि उसको पता है इस पूरी हिंदी पट्टी में उसके लिए कितनी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। क्योंकि 400 पार का नारा तो दे दिया है, लेकिन ये 400 आखिर इकट्ठा कहां से करेंगे, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी लगातार, अभी वो यवतमाल में थे, अगर आपको यकीन ना हो तो आप उनकी स्पीच उठाकर आप देख लीजिए, वो कितने बोझल नजर आ रहे हैं, वो कितने थके हुए नजर आ रहे हैं। ना वो धार है उनकी बातों में और ना ही उनके जो वो बातें कह रहे हैं उनमें कोई कन्विक्शन है। वही रिपीटेटिव बातें, वही घिसी पिटी बातें कि आपने 2014 में मुझे आशीर्वाद दिया, 2019 में आपने आशीर्वाद दिया, 2024 में भी आशीर्वाद दीजिए और 400 पार हमें करवाइए, यही सब जगह कहते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और बिहार की भी मैं बात करूं कि बिहार में किस तरह से मुश्किल में है नीतीश सरकार और किसी भी वक्त वो सरकार गिर सकती है। 3 मार्च तक का आप इंतजार करिए। 3 मार्च बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये मैं क्यों कह रही हूं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सुनिए आज अखिलेश यादव ने इस नोटिस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या कुछ कहा है, वो सुनना आपको बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो, नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे
तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। तो अभी आपने अखिलेश यादव को सुना, यहाँ तक कि मीडिया को भी उन्होंने कहा कि जो चैनल अब बिक गए उससे पहले उनके पास सीबीआई और ईडी के उनके पास नोटिस आए थे, वो आपके दफ्तर तक आए थे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव सीधे तौर पर आप ये देखिए कि सीबीआई के नोटिस के बाद वो और ज्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में आए थे, 2024 में वापस जाएंगे। इतनी डरी हुई भारतीय जनता पार्टी कभी नजर नहीं आई जितनी फिलहाल अभी नजर आ रही है। आपको पता है कि बिहार की बात करें तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वो ईडी का सामना कर रहे हैं। आपको पता है कि झारखंड में क्या कुछ हुआ है। हेमंत सोरेन जो है फिलहाल जेल में है क्योंकि वो झुके नहीं, उस वॉशिंग मशीन का वो हिस्सा नहीं बने। दिल्ली में आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ। आपको पता है राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी के साथ क्या कुछ हो चुका है। ईडी के दफ्तर वो कितने कितने घंटे तक बैठे हैं और किस तरह की जांच उनके ऊपर लटकी हुई की तलवार लटकी हुई है। अब अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस, उसके अलावा ऐसी एक पूरी लंबी फहरिस्त है जो इंडिया गठ जो तमाम दल शामिल हैं, जो झुके नहीं है, जो उस वॉशिंग मशीन का हिस्सा नहीं बने हैं, उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है ताकि या तो उनको इन केसेस में उलझा के रखा जाए, वो जोर शोर से अपना कैंपेन ना कर सके, वो लोगों के साथ सीधा संवाद ना कर सके, डर के रहें और झुक कर रहें, और या फिर उनको किसी तरीके से अपने पाले में ले आया जाए ताकि इंडिया गठबंधन टूट जाए। इससे आप ये समझिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह डरे हुए हैं कि 400 पार की बात हमने कह तो दी है लेकिन लाएंगे कहां से, और उसी की जुगत में ये पूरा खेल जो है वो रचा जा रहा है। यूपी में कहा जा रहा है 80 में से 80 सीटें, लेकिन हकीकत ये है, जमीनी हकीकत ये है कि 40 पार भी वो नहीं होने जा रहे हैं। वो अलग बात है कि जो चंडीगढ़ मॉडल है, जिस चंडीगढ़ मॉडल की बात अभी अखिलेश यादव कर रहे थे, वो अगर देश भर में अगर लागू हो तो फिर कुछ भी हो सकता है, जिसकी बात जो है विपक्षी पार्टियां लगातार करती रही हैं। ईवीएम धांधली की जो बात है और ईवीएम को लेकर सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस लगातार उठाती रही है, उसको लेकर बाकायदा तौर पर आंदोलन तक हो रहे हैं। तो चारों तरफ से फिलहाल बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। उसके लिए 2024 का ये इलेक्शन बेहद मुश्किल टेढ़ी खीर होता जा रहा है। और आपको ये पता है कि तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे हैं उसमें उनको कितना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, एक दीवानगी, एक हुजूम देखने के लिए मिल रहा है। नीतीश कुमार का जाना तेजस्वी के लिए संजीवनी साबित हुआ है। और अब 3 मार्च तक का आप इंतजार करिए। 3 मार्च से पहले बिहार में कुछ भी हो सकता है, बिहार में सरकार गिर सकती है, क्योंकि ये कहा गया था जो शर्तें तय हुई थी नीतीश कुमार जनता पार्टी के बीच में, भारतीय जनता पार्टी वो करती हुई नजर नहीं आ रही है। और आपको पता है लगातार नीतीश कुमार चले तो गए हैं, न जाने किस डर किसकी वजह से वो गए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल हैं और 3 मार्च तक कुछ भी हो सकता है। इसकी बात भी हम डिटेल में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अखिलेश यादव की और उत्तर प्रदेश की हम करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 खास मेहमानों को। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ लगातार वो रहे हैं और इसके जुड़ते रहे हैं। और इसके अलावा मेरे साथ समीर जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप उनको हमारे प्रोग्राम पे देखते रहे हैं। इसके साथ ही राकेश अचल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं। और विवेक देशपांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। समीर जी, शुरुआत में अगर आपसे करूं, उत्तर प्रदेश की अभी फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो उसको आप कैसे आंकते हैं?
सीबीआई का नोटिस जाना एक ऐसे मामले में जो कि 2012 से 2016 का मामला, 2019 में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, 5 साल तक कोई सुध नहीं ली जाती है इलेक्शन से जस्ट पहले। और जब उत्तर प्रदेश में अलायंस हो जाता है कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, आगरा में एक साझा एक तरह से रैली कह लें या उसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होते हैं, और जो हुजूम और जो दीवानगी देखने के लिए मिलती है, क्या आपको लग रहा है बीजेपी बहुत नर्वस है? उसने 80 में से 80 की बात तो कह दी है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। ये जो जिस मामले में सीबीआई, हालांकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में और अभी बता ही दिया है, ये तब का मामला है जब अखिलेश यादव सरकार में थे। उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार चली गई, उत्तर प्रदेश में फिर से विधानसभा चुनाव हुए और दोबारा फिर से बीजेपी सरकार चली गई। पहली बात ये एक फैक्ट है, तब का ये मामला है। उसके बाद ये मामला आता कब है? आता तब है जब चुनाव आते हैं। तो और वैसे भी ये कोई अब ये बड़ी नई बात नहीं रह गई है कि सीबीआई हो, ईडी हो, इन एजेंसियों की रेड, इन एजेंसियों का पूछताछ के लिए किसी के यहाँ जाना, पूछताछ के लिए बुलाना, पूछताछ के लिए नोटिस भेजना, गिरफ्तार कर लेना, ये सारी चीजें बहुत सामान्य हो चुकी हैं कि उनके पीछे बहुत कारण नहीं ढूंढना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी बात, तो ये तो टाइमिंग इसकी है जिससे वो एजेंसियों की गंभीरता अपने आप पता चल जाती है कि वो कितनी गंभीर है इस जांच को करने के लिए। और ये भी बता दें कि उसमें कोई सीधे वहां पर संलिप्तता वाली बात भी अखिलेश यादव की नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। जी, गवाह के तौर पर उन्हें पेश होना है उसमें। जी हाँ। बाकी बीजेपी सरकार की, या कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, जब से गठबंधन की शुरुआत हो रही थी, इंडिया गठबंधन की, तब उसके बाद से जब एक दो मीटिंग हुई, कई सारे लोग, तमाम पार्टियों के नेता जुटे जो कि पुराने यूपीए गठबंधन में शामिल नहीं थे, लेकिन यहां पर जब उनका एक यूनिटी जब दिखाई पड़ रही थी, उसके बाद से ही बीजेपी को यह लगा था कि अगर ये यूनिटी होती है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, बहुत बड़ा खतरा है। पूरी कोशिश ये हुई कि ये यूनिटी बिखर जाए हर तरह से। जितनी पार्टियां थी, चाहे तो उन पार्टियों को अलग किया, आपने एग्जाम्पल दिया, नीतीश कुमार है, आरएलडी है। उसके बाद नेताओं को इधर से उधर करने की कोशिश की ताकि जो शामिल भी, पहले तो यह है कि इसमें बहुत ज्यादा पार्टियां शामिल ना होने पाए। दूसरी ये है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको डिमोरलाइज किया जाए, उसके नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जाए। वो चाहे कैसे भी नेता थे, चाहे उनका जनाधार रहा हो ना रहा, चाहे जनता और प्रधानमंत्री मोदी जी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाते रहे हो, नाम ले लेकर के आरोप लगाते रहे हो, लेकिन ऐसे लोगों को भी शामिल किया। तो ये इसलिए किया कि या पहली बात तो गठबंधन बने न, और दूसरी बात गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, जो कि किन्हीं भी वजहों से वो अलग नहीं हो रही हैं, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले रहे हैं, तो उनको फिर वो उस गंभीरता के साथ चुनाव में उतरने ना पाए। ये सारा का सारा जो नोटिस है, सारी चीजें हैं, ये उसी का नतीजा है। इसमें कोई बहुत समझने के लिए किसी भी तरह के बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से सारी चीजें समझी जा सकती हैं। अभी जब आपने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई, जो लास्ट में उन्होंने कहा कि उसमें सब लोग शामिल है, ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों के नेता हैं, लोग हैं, उसमें मीडिया भी शामिल है। कि मीडिया ने भी अगर ये इस तरह से कि आपके फेवर में चीजें नहीं दिखाने की, अगेंस्ट तो छोड़ दीजिए, केवल आपके फेवर में दिखाने की बातें अगर नहीं उसको अच्छी लग रही है, वो मीडिया अगर दिखाना चाह रही है कि ऐसी बातें भी दिखाती है कि जो कि आपके अगेंस्ट जाती है, तो उसको भी सीबीआई, ईडी, ये सारी चीजें भेजने के लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोशिश नहीं करनी पड़ी, एफर्ट नहीं लगाना पड़ा कि कोई क्या कहेगा, वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में हमारा नंबर कहां चला जाएगा, मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में, इन सारी चीजों की कोई परवाह नहीं है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो गठबंधन का जो बनने का जो रास्ता है, उसको कैसे भी हो उसको रोका जाए, और नहीं रुकता है तो जो गठबंधन शामिल पार्टियां हैं उनको कैसे परेशान किया जाए, उनको कैसे
एक कंसेंट्रेट होने से इलेक्शन में उनको कैसे रोका जाए, तो इस तरह की सारी कोशिशें जो है, और कई स्तरों पर, ऐसा नहीं है कि केवल एजेंसियां ही करके, जो हिमाचल प्रदेश में भी जो हो रहा है वो भी उसी का नतीजा है। अभी भी आप देखिए कि किस तरह से वहां ये बजट पास होने के बावजूद वहां पे अभी खतरा जो है कांग्रेस की सरकार पर कम नहीं हुआ है। तो ये सब चीजें बिल्कुल साफ है कि इलेक्शन में जो विरोधी पार्टियां हैं वो मजबूती से खड़ी ना हो पाए। और ये डर किस लिए है, एक चीज और भी आपको बता दें कि ये जो टारगेट फिक्स किया गया है ना, ये टारगेट भी उसी डर का नतीजा है। तो कि 400 और 370 का टारगेट इतना आप आगे करके फिक्स कर दो जिसमें लोग उलझे रहे, लोगों को लगे कि नहीं हम तो इतना जीते ही रहे हैं। वास्तविकता ये है कि अगर आप जीत रहे हैं तो आपकी स्थिति ये कैसे है। और हम लोग शायद इस पे कई बार इस बातचीत कर भी चुके हैं कि 370 और 400 का टारगेट आप पा कहाँ रहे हैं। अगर जो परिस्थितियां जो दिखाई पड़ रही है, जहां आपका प्रभाव है वहां तो आप अधिक आ ही चुके हैं। अब आप आगे आप कहाँ रास्ता बनाने जा रहे हैं, कहीं से दिख तो नहीं रहा है। तो ये सब चीजें उसी की हैं कि एक आप उलझे रहिए और राजनीतिक दल जिनको उनके अगेंस्ट चुनाव लड़ना है वो अपनी दूसरी चीजों में उलझे रहे। जी बिल्कुल, उलझाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, लटकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अपने में शामिल करना चाहते हैं। यही फिलहाल 2024 की इसी तरह से तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि 10 साल में अगर उसने कुछ किया होता, अगर उसने जो बातें कही वो सिर्फ जुमले ना होते, तो शायद उसको ये सब करने की जरूरत ना पड़ती। उसको पता है एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है उसके खिलाफ, और खासतौर पर युवा वर्ग जो है वो देश का, वो एक तरह से ये पूरा चुनाव जो है इसको ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि ये चुनाव शहर वर्सेस गांव, और कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो युवा वर्सेस बीजेपी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से बड़ी तादाद में युवा सड़कों पर हैं, कभी कोई पेपर लीक हो जाता है तो कभी अभ्यर्थी जो हैं वो सड़कों पर इसको लेकर आ जाते हैं, कभी शिक्षक सड़कों पर आ जाते हैं। अलग अलग आप ये देखिए वर्ग जो है वो सड़कों पर है, क्योंकि उसे पता है जो उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो अगर एक बार फिर से चुन के इनको सत्ता में भेज दिया तो आगे न जाने और क्या होने जा रहा है। अनिल सिन्हा जी, हिमाचल से लेकर चंडीगढ़ से लेकर तमाम हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आरएलडी को अपने में शामिल कर लेना, भारत रत्न जैसी चीजें जो है उनका किस तरह का सियासी इस्तेमाल करना। महाराष्ट्र में हमने देखा कैसे दो पार्टियों को तोड़ दिया गया, कांग्रेस को नेता को अपने में शामिल कर लिया गया, कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं लेकिन उन्हीं के तमाम नेताओं को अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। ये जो एक डर्टी पॉलिटिक्स हमें देखने के लिए मिल रही है, और ये जो एक नया स्टार्टअप बीजेपी ने शुरू किया है, एक नई वॉशिंग मशीन जो स्पेशल वो लेकर आई है, आपको लग रहा है लोगों के जहन में इसको लेकर एक पूरा परसेप्शन बन रहा है कि ये जो बीजेपी कर रही है ये दरअसल उसके लिए 2024 में भारी पड़ सकता है। और अखिलेश का जो सीबीआई का जो नोटिस जो गया है और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है कि वो दिल्ली नहीं आएंगे, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप हमारा जवाब तलब कर सकते हैं। हमने क्या सीबीआई को कहा, ये हम लीक नहीं करेंगे, लीक के मास्टर कोई और हैं। तो ये एक तरह की जो दृढ़ शक्ति और जो सख्ती जो नजर आ रही है, वो कॉन्फिडेंस आकर कहां से आ रहा है अखिलेश यादव के अंदर? ये मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं कि इन कंटेंट अब नहीं रहा, इनकी पॉलिटिक्स में अब इनके पास मुद्दे नहीं हैं और वह ये चुनाव लड़ना चाहते हैं पैसे, धन बल, वो एजेंसी बल और जो संगठन बल है आरएसएस का के जरिए। लेकिन उस पर भी है क्या कि थोड़ी सी ईमानदारी अगर बरतते तो इनका वो दूसरी जो पार्टियां बन रही है, जैसे इंडिया गठबंधन बना है, एक चैलेंज आपके सामने आया है, तो पॉलिटिक्स का चैलेंज आप पॉलिटिक्स से उसका मुकाबला करते हैं, वो नहीं करना चाहते नहीं है, करते हुए मतलब करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सब फेल हो रहा है। आप देखिए कि अगर आप देखेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, इतना ग्रैंड आयोजन 6 महीना तक, 6 महीना नहीं, कम से कम 4-5 महीने तक टीवी पे सिर्फ जो है अयोध्या का मंदिर था, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, क्या क्या आप देख सकती हैं, ये सारा आयोजन पूरा अखबार चैनल सब भरा हुआ था। उसके बाद भी उनको दिखाई दे रहा है अंधेरा चारों तरफ, क्योंकि लोग अब इसमें इस जाल में आने वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उनके लिए अब ये मुश्किल है। उनको लग रहा था अखिलेश को, अभी तक आप देखिए ये सवाल तो आएगा ही ना कि 21 तारीख को जैसे ही घोषणा हुई
21 फरवरी को, एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि सीबीआई ने उनको समन भेज दिया। मतलब सीट शेयरिंग की घोषणा हुई उसके एक दिन पहले तक आप टीवी चैनल्स आप देख रही होंगी, और जो उनके राजनीतिक विश्लेषक बनाम भाजपा प्रवक्ता बनाम गोदी मीडिया के दलाल, वो जो है ये किस तरह की बातें कर रहे थे कि गठबंधन टूट नहीं होने वाला है, सीट शेयरिंग फेल हो गया। और एक दिन बाद जब हो गया तब वो एक सप्ताह के अंदर सीबीआई का नोटिस उनको जाता अखिलेश को। ये एक चीज, लेकिन जो एक पैटर्न जिसको हमको देखना चाहिए एज ए जर्नलिस्ट, वो पैटर्न ये है कि आप अगर आसाम से शुरू करें और आप चले जाएं तमिलनाडु तक, मतलब या कहीं भी, तो आप देखेंगे कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं या जो विपक्ष का संगठन है उसको तोड़ने का काम सिलसिले से कर रहे हैं। वहां पर आप सुना होगा, उसने तो दावा किया है, वो जो शारदा स्कैम का स्कैमेस्टर है मुख्यमंत्री आसाम का, उसने दावा किया है क्या कि कांग्रेस बचेगी नहीं दूसरे इलेक्शन तक, सारे एमएलए हमारे पास होंगे। तो वहां वो आप देख ही रहे हैं कि वहां क्या किया उन्होंने। यहाँ पर आप जो अभी इलेक्शन जो 2 आए हैं, जो हुए राज्यसभा के इलेक्शन हिमाचल में और उत्तर प्रदेश में, दोनों का पैटर्न सेम है। वो जो है वहां तोड़ करके लाना है और उसके बाद करना। ये जरूरी नहीं था उनके लिए, मतलब कि कहीं भी सीट जो है 1 सीट 2 सीट से राज्यसभा में उनका कुछ ज्यादा बनने वाला नहीं है, लेकिन उनको 2024 के पहले जो सामने वाली पार्टी है उसको दिखाना है कि हम उसको किसी भी तरीके से हरा सकते हैं और उनकी कुछ चलने वाली नहीं है। तो ये उनका ये मैसेज देना था, ये देख रहे हैं। और उसमें आप जाहिर है कि जो एमएलएज हैं, अभी आप समझ लीजिए जैसे हिमाचल का ही लोग मतलब लग रहा था सुबह तक कि हो सकता है क्या कि कोई मतलब फर्क नहीं आया, सरकार बच गई। सरकार अभी बच गई है, लेकिन जो मैं प्रतिभा सिंह का स्टेटमेंट देख रहा था, वो भी ईडी में फंसी हुई हैं। उनका स्टेटमेंट के बाद मुझको लग रहा है कि अभी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ईडी उनके पिछले दरवाजे से बैठा हुआ है और झांक रहा है कि आपका विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह, अब उसका इंतजाम क्या करते हैं डीके शिव कुमार, और ये देखने का। यहाँ भी यही है कि वो जो महाराजी प्रजापति हैं, जो मतलब रेत खनन घोटाले में जिनका पति जेल में है, सपा की विधायक, वो एब्सेंट थी, उन्होंने ये नहीं किया। तो एकाएक जो सैंड माइनिंग वाला आ गया है, वो एकाएक नहीं आया है ये इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि ये जो है इलेक्शन के पहले अराजकता फैलाना, इसके बारे में इस मुद्दे को विपक्ष को उठाना चाहिए कि आप एक केओस क्रिएट कर रहे हैं कंट्री में। और इस केओस का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है कि आप मेनलैंड में जो देश के मुख्य ये राजनीतिक केंद्रों में आप ये जो कर रहे हैं, उसका असर ये हो रहा है कि मणिपुर में जो पुलिस है उसने हथियार जमा कर दिए, मतलब क्योंकि उनके अधिकारी को अगवा कर लिया गया। और आज ही के एक्सप्रेस में खबर है, और वो उसके घर पर हमले किए गए। तो अब वहां पर पुलिस फोर्स जो है डिवाइडेड तो इतना है ही पहले से, लेकिन वो काम करने से मना कर दिया। एक पूरा जो बॉर्डर स्टेट है वो केओस में है, और ये जो हमारे गृह मंत्री हैं वो सरकार गिराने के लिए हिमाचल प्रदेश में, जहां की साफ 25 और 40 मतलब कि एकदम स्थिर सरकार है, उसको आप गिराना चाहते हैं, इसीलिए कि 4 जो सीटें हैं हिमाचल की, वो 4 में 4 वो जीत जाएं। और यही हालत है कि यहाँ 40वीं सीट उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिलने वाली है, तो अब उसके लिए वो ये सब नाटक कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि देश की कीमत पे लोगों को ये बताना चाहिए कि देश की कीमत पे, सुरक्षा की कीमत पे ये सरकार क्या खिलवाड़ कर रही है। राजनीति ये जीत जाए हार जाए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है कि देश की सुरक्षा, देश की इकोनॉमी, देश की स्थिरता, एक क्यों अराजकता क्रिएट कर रहे हैं। और साथ में मस्जिदों को ढहाने और इसका कारोबार चालू है। मतलब कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से काम नहीं चला, तो अब जो है हल्द्वानी मतलब हल्द्वानी क्रिएट करना है पूरे देश भर में। उसका हल्द्वानी पर भी एक लाइन बता दूं कि कोई हमको बता रहा था कि एक वीडियो आ गया है
शायद प्रशांत भूषण ने उसको ट्वीट किया है कि वो शख्स जो उसको आरोपी गिरफ्तार किया गया वो दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिल रहा था, उसके सीसीटीवी फुटेज लोगों ने शेयर किया। तो देश को क्रिएट सांप्रदायिकता के जरिए एक तरफ डिवाइड करना है, दूसरे तरफ एजेंसी के जरिए विपक्षी पार्टियों को, विपक्षी नेताओं को घेरना है। मतलब कि किसी भी तरीके से 2024 जीतना है, किसी भी तरीके से, और लोकतंत्र को खत्म करना। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लोकतंत्र की हत्या जो है इसको बताया था, और हॉर्स ट्रेडिंग से लेकर तमाम तरह की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी जब चंडीगढ़ को लेकर वर्डिक्ट आया था। लेकिन राकेश अचल जी, फिलहाल की ये स्थिति, ये तो एक ऐसा सेट पैटर्न हो गया है कि शायद अब किसी को ताज्जुब भी नहीं होता है कि इधर आप इंडिया गठबंधन में आप शामिल होइए, आपकी सीट शेयरिंग को लेकर आपकी बात बन जाए, और दूसरी तरफ आप फौरन आपको नोटिस आ जाएगा, या फिर आपकी अभी बात नहीं बनी है तो आपको डराया धमकाया जाएगा। देखिए जैसे आरएलडी के साथ किया गया, और आरएलडी शायद कमजोर थे कहीं ना कहीं, और शायद उनमें उस तरह की इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो वहां पर चले गए, लेकिन कितने असहज हैं नीतीश कुमार, कितने असहज हैं वहां जाकर भी। और अभी देखिए बिहार की भी स्थिति पर मैं बात करूंगी अपने अगले उसमें कि कैसे वहां पर भी किस तरह की स्थिति बनी हुई है। लेकिन फिलहाल ये सब कुछ जो चल रहा है, इसमें 2024 के लोकसभा इलेक्शन की स्थिति को आप कैसे देखते हैं राकेश अचल जी? क्या आपको लग रहा है सांप्रदायिक कार्ड से लेकर मंदिर की बात, ये सब कुछ नहीं चल रहा है, अब 10 साल चल चुका जितना चलना था, या फिर जो टारगेट सेट किया गया है उसके लिए वो सब कुछ करेंगे ताकि उस टारगेट पर किसी तरह से पहुंचा जाए? धन्यवाद बुशरा जी। देखिए समस्या ये है कि ये जो समन है ये अब समन नहीं है, ये विपक्ष के नेताओं के लिए सम्मान सूचक एक नोटिस होता है कि भाई अगर आपके पास ईडी का, सीबीआई का कोई समन आया है तो आप समझिए कि आप विपक्ष के प्रामाणिक नेता हैं। ये विपक्ष के प्रामाणिक नेताओं को ही भेजा जाता है, और किसी को, सत्ता पक्ष के किसी नेता को नहीं भेजा गया। 14 साल में मुझे तो याद नहीं भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को किसी सीबीआई या ईडी का समन भेजा गया हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल समस्या ये नहीं है कि ये समन क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन एजेंसियों का दुरुपयोग या सदुपयोग क्यों किया जा रहा है। समस्या ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 370 का उनका जो प्रेम था, धारा पहले 370 हटानी थी, अब 370 लोकसभा की सीटें उन्हें चाहिए, ये प्रेम उन्हें ले डूब रहा है। इस प्रेम, ये उन्होंने देश को तमाम सारी गारंटियां दी, तो उन्होंने अपनी पार्टी को भी गारंटी दी है कि वो 370 लेके आएंगे, और ये 370 वो उस पार्टी के ताकत के आधार पर लाना चाहते हैं जिसका चाल, चरित्र और चेहरा 2014 से पहले कुछ और था, 2024 के आते आते कुछ और हो गया है। अब आप देखेंगे कि 2024 की जो भारतीय जनता पार्टी है उसका चाल चरित्र तो खत्म ही हो गया, केवल चेहरा बचा है। उस चेहरे की गारंटी पर आप लोकतंत्र में नए कीर्तिमान गढ़ना चाहते हैं, तीसरी बार सत्ता में लौटना चाहते हैं, तो इस नारे को देकर के गले में हड्डी, हालांकि शाकाहारी लोग हैं, गड्डी फंसना एक कहावत है, लेकिन सांप छछूंदर की स्थिति हो गई है, आप ये कह सकते हैं कि उनसे अब ये जो गारंटी उन्होंने देश को दे दी थी कि हम 370 अकेली दम हमारा जो सो कॉल्ड गठबंधन है वो 200 सीटें लाएगा, तो अब इस गारंटी को पूरा करते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सारे गणित, जैसा अभी शुरू में समीर जी ने देख लिया कि भाई जहां से आप अधिकतम हासिल कर सकते थे वो 2019 में हासिल आप कर चुके, दक्षिण में आपके लिए कोई संभावना बची नहीं है। तो ऐसे में ये जादुई आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी लेके कैसे आए? हालांकि ये मैं इसमें बिल्कुल दो राय नहीं रखता कि 400 का आंकड़ा कोई कठिन काम नहीं है। अगर किसी सरकार ने के हित में काम किया हो तो 400 का आंकड़ा भी पार हो सकता है। इस देश में किस राजनीतिक दलों ने 403 सीटें अकेले दम पर जीती हैं, इतिहास है, और उसमें कोई असंभव चीज नहीं है। लेकिन जिस ढंग से पिछले 10 साल में इस देश को चलाया गया है, जैसा कि अभी सिन्हा साहब कह रहे थे कि देश की कीमत पर इस राजनीति इस देश में की गई है, उसने इस सत्तारूढ़ दल को उस स्थिति में ला दिया है कि जहाँ ये 370 का अंक हासिल करना तो उनके लिए टेढ़ी खीर हो ही गया है।
बल्कि जो 2019 में और 2014 में जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को, अच्छे दिनों की बात हम करना लोग भूल ही गए हैं। अच्छे दिनों का नारा दे करके जो सफलता 2014 में हासिल की थी, 2019 में हासिल की थी, वो अब 2024 में होती दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक असहाय, एक डरे हुए राजनीतिक दल के चोचले हैं और इनसे अब जो विपक्ष है उसने डरना छोड़ दिया। विपक्ष के मन से ये डर निकल चुका है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने अभी देखा झारखंड में था। झारखंड में तो मतलब इस भारतीय जनता पार्टी के 370 और 400 के अभियान का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जहां की ईडी से वहां की सरकार, वहां की गठबंधन की सरकार, वहां की सत्तारूढ़ पार्टियां डरी नहीं, उन्होंने जेल जाना स्वीकार किया, लेकिन ऑपरेशन लोटस को कामयाब नहीं होने दिया। ऑपरेशन लोटस कैसे चलता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे महापौर का, वो इस देश ने देख लिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव को ये समझ आ भी गया है तो इससे कोई बात बननी नहीं है। अब ये नाटक जब होते हैं ना, राजनीति का नाटक हो या कोई असली जिंदगी रंगमंच का नाटक हो, तो उसमें लोगों के मनोरंजन के लिए बीच बीच में कुछ ना कुछ कट पीस डालने पड़ते हैं। ईडी और सीबीआई के नोटिस ठीक उसी तरह के हैं। अब कोई ना असर होने वाला है, ना इनसे कोई डरने वाला है। अरविंद केजरीवाल आप देखिए ताल ठोक रहे हैं, अब उनके साथ देने के लिए अखिलेश यादव भी हो गए हैं। कल को तीसरे लोग भी, जैसे बंगाल में एक बहुत बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में है और अभी औपचारिक रूप से उनके बीच में शायद सीटों का तालमेल नहीं हुआ है, लेकिन वो एक बड़ी चुनौती है। उसके लिए भी संदेश खाली जो इस्तेमाल हो रहा था, उसका खलनायक भी एक तरह से गिरफ्तार हो गया, तो वो अध्याय भी समाप्त हो गया। तो अब तो सीधी सीधी लड़ाई है कि आप विचारधारा के आधार पर लड़ेंगे या आप इस देश में अराजकता पैदा करके लड़ेंगे, या धर्म का जो डोज आपने 22 जनवरी को इस देश की जनता को दिया था उसे दोहरा करके कोई नई कोशिश करेंगे। ये हमें देखना होगा। इन नोटिसों से कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। लोकतंत्र का जो भविष्य मैं देख रहा हूँ वो शायद इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि बिना तब्दीली के अब उसका कल्याण होगा नहीं। ना उसको 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से मतलब है, ना उसे विश्व गुरु बनना है। उससे समस्या है कि वो 80 करोड़ लोगों को दोनों वक्त की रोटी मेहनत से कैसे मिले, उसे उस भिखमंगियाई से कैसे मुक्ति मिले। जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां, जो आप पूरा नाटक करते हैं परीक्षाओं के आयोजन का और फिर धीरे से लीक करा देते हैं, उससे मुक्ति कैसे मिले। जनता ने चाल और चरित्र भी समझ लिया है और पहचान लिया है कि इन सब गड़बड़ियों के पीछे कौन सा चेहरा है, कौन से डबल इंजन है, कौन से सिंगल इंजन है। तो दूसरा जी आप देखेंगे कि आने वाले दिन बहुत ही रोचक होंगे इस देश की राजनीति के लिए। जी बिल्कुल, रोचक होंगे और रोचक होते हुए अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। राज्यसभा के चुनाव थे, आसानी से आराम से वो राज्यसभा के चुनाव हो सकते थे, पहले भी हमने होते हुए देखे हैं। लेकिन देखिए उस राज्यसभा के चुनाव को भी कैसा दंगल जो है वो बना दिया गया, कैसे हॉर्स ट्रेडिंग की गई, कैसे खरीद फरोख्त की गई ताकि एक अदद सीट जो है वो इसमें शामिल हो सके, या 2 सीटें उसमें हिमाचल की एक और उत्तर प्रदेश की एक जो है शामिल की जा सके। और कहीं ना कहीं इस पूरी बैटल में भी परसेप्शन में उसको पीछे किया जा सके, ये पूरी एक तरह की प्लानिंग। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो राज्यसभा का चुनाव भले ही वो अपने उस कैंडिडेट को ना जिता पाए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसमें देखें तो एक पॉजिटिव मैसेज भी है, एक तरह से जीत का मैसेज भी है कि उनको ये पता चल गया कि आखिर कौन थे उनके बेदी। और जो पीजीए की लड़ाई की जो वो बात कर रहे हैं वो और मजबूत हो गई है, क्योंकि जितने भी नाम गए हैं, मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन सारे के सारे आप देख लीजिए कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं। शायद वो असहज होंगे पीडीए की इस लड़ाई में, जातिगत समीकरण की इस पूरी लड़ाई में, जिसकी बात इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और अब पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन सवाल विवेक जी मेरा आपसे ये कि क्या आपको लग रहा है कि इन नोटिस से जो बीजेपी हासिल करना चाह रही है वो तो उसे हासिल नहीं हो रहा है, लेकिन बल्कि इंडिया गठबंधन और मजबूत होता जा रहा है? क्योंकि आप ये देखें कि अगर हम दिल्ली की बात करते हैं
तो केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में लग रहा था कि शायद गठबंधन नहीं हो पाएगा, इस तरह की तमाम खबरें थी। लेकिन जैसे जैसे नोटिसेस की रफ्तार बढ़ी है, आप ये देखिए कि वहां पर गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर इस तरह का खदशा होगा, तो वहां पर भी आप ये देखिए कि गठबंधन हो गया, और तमाम जगहों पर भी हम इसी तरह की चीजें देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस सीबीआई ईडी के इस तरह के डराने के उससे बल्कि इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हो रहा है, क्योंकि उनको पता है ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, ये आखिरी लड़ाई है, और ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है उनके लिए। जी बुशरा जी, ये जो कुछ भी चल रहा है उसके कई आयाम है, उसके कई डायमेंशंस है। एक तो बीजेपी सारा पूरा अपोजिशन है उसको खत्म करना चाहती है। बीजेपी का जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो भारत में सिंगल पार्टी सिस्टम को एस्टेब्लिश करना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइंस पर, जहां सिर्फ एक पार्टी का राज चले और एक पार्टी का शिकंजा जिंदगी के हर क्षेत्र पर बना रहे, दूसरी कोई पार्टी न रहे। तो डेमोक्रेसी खत्म करना, सिंगल पार्टी सिस्टम को लाना, ये पूरा मकसद है। देखिए, जब पहली बार जब स्वतंत्रता के बाद कुछ 15-16 साल तक शायद वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा, सारे इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते रहे, और फिर उसमें जो 68 के दरमियान जो उसमें एक ब्रेक आया, उससे उसका एक रिपरकशन ये हुआ भारतीय राजनीति पर कि अलग अलग रीजनल पार्टियों का निर्माण हुआ और रीजनल पार्टियां सशक्त होते गई। तो वन नेशन वन इलेक्शन का दौर जहां से टूटा है, वहां से रीजनल पार्टीज बनी है और ताकत पाते गई। और पिछले कुछ 10-15 सालों में, 20 सालों में हमने देखा है कि रीजनल पार्टीज इतनी ताकतवर हो गई है कि इस देश में सतत अलायंस गवर्नमेंट बने हैं और वो अच्छे से चले भी हैं, और अलायंस गवर्नमेंट का अनुभव भी अच्छा रहा इस देश का। तो बीजेपी वापस वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ इसलिए भी ले जा रही है कि वो उनके रीजनल पार्टीज को खत्म करने का एक जरिया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो रीजनल पार्टीज को खत्म करने के लिए जो जो तरीके अपनाने हैं, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन ये भी एक तरीका है। उसमें होगा ये कि जो रीजनल पार्टीज अपनी सरकार बनाएगी, उस सरकार को वन नेशन वन इलेक्शन के बहाने उस सरकार को खत्म करने का एक साधन मोदी सरकार के हाथ में आ जाएगा। अगर वो 2024 का इलेक्शन जीतते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, तो 2029 तक वो ये सारा वन नेशन वन इलेक्शन का खेल पूरी तरह से खेलेंगे और रीजनल पार्टीज को खत्म करने का एक बहुत ही सशक्त तरीका, एक साधन अपने हाथ में ले लेंगे। वो साधन वन नेशन वन इलेक्शन का रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और तब तक इन पार्टियों को उतना वीक कर दिया जाए कि वो अपने पैर पर खड़े ही ना हो पाए, इस तरह की एक स्ट्रेटेजी है। तो मुलायम सिंह यादव को इन्होंने जब पद्म विभूषण दिया था, देखिए ढोंग कितना है इनका, कितने ढोंगी है। जिस मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलीबारी के आदेश दिए, ऐसे ये खुद ही आरोप लगाते हैं, उसको इन्होंने उन मुलायम सिंह यादव को इन्होंने पद्म विभूषण दिया, इसलिए कि वो यादव जो वोट्स थे वो इनको चाहिए थे। और उसी राम मंदिर के निर्माण के बैकग्राउंड पर ये अडवाणी को भारत रत्न देते हैं। यानी इनका जो राम मंदिर का प्रेम है कितना झूठा है, ये लोगों को समझने की और समझाने की जरूरत है। जिसने कार सेवकों पर गोलीबारी के आदेश दिए उसको पद्म विभूषण, और जो कार सेवकों को लेकर वहां गया था उसको भारत रत्न। तो ये इतने मोदी और शाह ये इतने ढोंगी लोग हैं, फरेब का एक जाल इतना इन्होंने बड़ा बुना है। और इनके जो चाहने वाले हैं उनको इस बात की शर्म भी नहीं आती कि ये इनकी पार्टी और इनके लोग क्या कर रहे हैं। जहां तक माइनर मिनरल्स का सवाल है, मैं आपको बताता हूँ, माइनर मिनरल्स का उसका जो एक फ्रॉड चलता है वो हर स्टेट में हर पार्टी करती है। मैं आपको खातरी के साथ बता सकता हूं कि जहां पर भाजपा का राज है वहां पर भी रेत का ये जो धंधा है भाजपा के एमएलएस एमपी चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। मुझे पता है, खुद मैं विदर्भ से आता हूं, यहाँ पर किस तरह से वो लोग काम करते हैं। तो ये
इनको करप्शन से कोई लेना देना नहीं। करप्शन से इनको कोई लेना देना होता तो ये राफेल डील जिस तरह से हुआ उस तरह से नहीं करते, ये इलेक्ट्रल बॉन्ड जिस तरह से इन्होंने इंप्लीमेंट किए वो नहीं करते। जिस तरह से सारे के सारे करप्ट लोग, कहीं कभी मोदी जी ने कहा था कि ये जो भ्रष्टाचारी है मेरे बाजू में मेरा ताप सहन नहीं कर सकते, मेरे बाजू में नहीं बैठ सकते, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। और उसके वीडियोज आए हैं कैसे वो सारे के सारे लोग मंच पर इनके बाजू में खड़े हैं, इनके बाजू में बैठे हैं। तो ये जो इतना ढोंग और फरेब जो है वो कैसे लोगों के समझ में नहीं आता है, यही एक बड़ा रहस्य है। कैसे नहीं दिखता, इसके सारे वीडियोज आए हैं। ये रेड कारपेट के खिलाफ बात करते थे किसी जमाने में, और जब ये द्वारका में पानी के अंदर गए तो पानी के अंदर इनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। इतना ढोंग, इतना फरेब, ये ऐसे लोगों को अगर इस देश की जनता चुनकर देती है तो मुझे लगता है कि इस देश को कोई भविष्य नहीं है। इनको चुनकर देना इस देश को खत्म करने वाली बात है, लेकिन फिर भी लोग इनके पीछे जा रहे हैं क्योंकि इनके पास दो ही चीजें हैं, एक तो मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट और ये हिंदुत्व का अफीम। ये दोनों का जो एनेस्थेटिक इफेक्ट जनता पर जो इन्होंने डाला है, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनके असली दुख दर्द क्या है। सारे दुख दर्द भूलकर वो एनेस्थीसिया का इफेक्ट ऐसा है कि लोग इनके पीछे जाने के लिए तैयार है। अब वो लोग कितने बचे हैं, वो कितनी तादाद में है, क्या उनको वो 2024 के इलेक्शन में 370 का उनका जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए पर्याप्त लोग इनके पीछे है, ये हमें पता नहीं। इसके ऊपर गेस लगाना, आज गेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हर क्षेत्र में इन्होंने ढोंग रचाया है। आप देखिए मणिपुर में वो कौन सी एक संस्था है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है मेटी की एक, मतलब एक आउटलॉर्ड इस तरह की एक संगठना है, वो एमएलए को समन करती है। वो सारे के सारे एमएलए वहां जाते हैं और वहां एमएलए को मारपीट की जाती है, जबकि पूरी सिक्योरिटी बिछाई हुई है आजू बाजू में। ऐसे ऐसे माहौल में उन एमएलए को, 3 एमएलए को वहां पीटा जाता है, मारा जाता है, उसमें बीजेपी के भी एमएलए हैं। इस तरह का माहौल मणिपुर में है। और ये बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, कम से कम देखिए जो तृणमूल के गुंडे हैं, गुंडागर्दी तृणमूल के लोग भी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। गुंडागर्दी सीपीएम के जमाने से जो चल रही है, वो सीपीएम चला गया, उसके बाद तृणमूल ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। तो ये जो कम से कम ममता बनर्जी ने ये तो किया कि उन्होंने अपने नुमाइंदे वहां भेजे और लोगों को आश्वस्त किया और उन लोगों को अरेस्ट किया है और लोगों की जो कंप्लेंट्स है, कंप्लेंट्स दर्ज कराने का प्रोसेस शुरू किया। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में जिस तरह का माहौल बीजेपी ने बनाया है और इनके पूरे आशीर्वाद के साथ चल रहा है, ये जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का दिल्ली में बैठा हुआ, उनके आशीर्वाद से वो सब चल रहा है। तो पूरी तरह से डर और खौफ का माहौल पैदा करना, आतंक का माहौल पैदा करना, और उसके उस आतंक से विपक्ष के जो नेता है वो डर के इनके साथ आ जाए, ये जो एक इनका, और ये बिल्कुल ये कतई सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये बेसिकली ये हिंदू विरोधी है। तभी ये जाकर सारी जो अपोजिशन पार्टियां है इस देश की, वो क्या मुस्लिम चलाते हैं? वो तो सारे हिंदुओं की है। ये उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये हाथरस में जिस लड़की पर बलात्कार हुआ, क्या वो मुस्लिम थी? कुलदीप सेंगर ने जिसके ऊपर अत्याचार किया, वो क्या मुस्लिम थी? इनका जो कौन सा वो स्वामी था एक, उस स्वामी के ऊपर चिन्मय आनंद, उसकी जो विक्टिम थी, क्या वो मुस्लिम थी? मणिपुर में कौन थे? तो ये सारे हिंदू विरोधी है बेसिकली। ये ऐसे हिंदुओं के विरोधी भी है जो इनसे इनके सपोर्टर्स नहीं है, जो इनके खिलाफ बात करते हैं। तो ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, ये हिंदू विरोधी भी है। इस बात को समझने की जरूरत है। अगर जनता इस बात को समझती है तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कि बीजेपी फिर से उस तरह का एक सक्सेस प्राप्त करेगी जिस तरह का उन्होंने 2019 में किया था। सिर्फ इस बात को समझने की जरूरत है, और अगर जनता नहीं समझती है तो अपोजिशन का काम है कि इन सारी बातों को वो जनता तक ले जाए और जनता को समझाए कि आप जिसको, और ये इन्होंने जो करप्शन किया है, मैं बता रहा हूँ, इनका जो करप्शन है इसका स्केल इतना बड़ा है, वो इतना इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से इन्होंने किया है। अगर कहीं इनकी सत्ता खारिज हो जाती है, इनको पता है कि दूसरी जो सरकार आएगी तो मोदी और शाह जेल में जा सकते हैं। इस तरह का भ्रष्टाचार इन्होंने भी किया है, तो इसलिए वो कोई चांस लेना ही नहीं चाहते। वो विपक्ष की कोई ताकत जमने ही नहीं देना चाहते। तो ये सारा खौफ और डर और आतंक का माहौल बनाकर ये सत्ता में रहना चाहते हैं। ये इनके प्रकरण साम दाम दंड भेद। तो
जनता को इस बात को जनता तक ले जाने की जरूरत है, जनता को समझाने की जरूरत है। इसमें अगर अपोजिशन फेल होता है तो अपोजिशन अपने कर्मों का फल खुद ही भुगतेगा, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ बीजेपी को दोष देने से नहीं हो, आप अपनी बात, आप अपना नैरेटिव जनता तक पहुंचाने में अगर फेल हो रहे हैं तो आपका जो पतन है उसके लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना बीजेपी। तो ये बात समझने की अपोजिशन को भी जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है बुशरा जी। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और यही वजह है कि अपोजिशन इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि उसके लिए ये आखिरी मौका है। और ये बात खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि ये चुनाव आखिरी चुनाव है। रशिया का वो जिक्र करते हैं कि अगर ये चुनाव जो है अगर फिर से इन्होंने जीत लिया तो आगे फिर क्या कुछ होने जा रहा है, पुतिन की उन्होंने मिसाल दी हुई है। तो जो खतरात हैं लोकतंत्र के लिए, इस जनतंत्र के लिए, संविधान के लिए, वो सब कुछ सामने हैं लोगों के। और इसीलिए समीर जी, क्योंकि हम यूपी की बात खासतौर पर कर रहे हैं और कुछ तथ्यों के आधार पर बात करना इसलिए जरूरी है कि जब 80 में से 80 की बात करते हैं, अगर हम पिछला चुनाव भी देखते हैं तो पिछले चुनाव में 62 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें उनके सहयोगी दल को, यानी कि 64 सीटें। अगर हम मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश को बांटते हैं तो उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी में हम बात करें, पूर्वांचल की बात करें और मध्य यूपी की अगर हम बात करें, और अगर हम यहाँ पर पैटर्न भी देखते हैं तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मजहब के आधार पर बट के वोट करता है वहां का मतदाता। अगर हम सेंट्रल अगर यूपी की बात करते हैं तो मिक्स है। पूर्वांचल की बात करते हैं तो जाति के आधार पर सीधे तौर पर वहां पर वोटिंग होती है। ये एक पूरा पैटर्न है जो लगातार देखा गया है। पूर्वांचल में पता है कि कितनी कमजोर है बीजेपी। 16 सीटें पिछली बार लेकर आई थी अपोजिशन, 22 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी जीती थी जिनमें बहुत कम मार्जिन था, तो 38 सीटें तो ये सीधे तौर पर हो गई। और अब यहां पर कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। यहां सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम आबादी एक बड़ी आबादी है, 20% के करीब आबादी है, और कुछ पॉकेट्स में तो वो ये डिसाइड करती है कि कैंडिडेट कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये उसके हाथ में है। और सीधे तौर पर ये नजर आ रहा है कि कांग्रेस के प्रति जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना सिर्फ चिड़चिड़ है, बल्कि उसने अपना पूरा दिमाग बना लिया है कि इस बार उसे किसको वोट करना है। और यही भी एक वजह लगती है कि समाजवादी पार्टी मजबूर भी हुई है 17 सीटें देने के लिए और कांग्रेस के साथ जाने के लिए भी। ये तमाम फैक्टर बेहद महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि इस बार 2019 से कितनी और स्थिति बदल सकती है? क्योंकि 22 सीटें ऐसी जिसमें बहुत कम मार्जिन, 16 सीटें ऐसी जो विपक्ष जीता था, और अभी एंटी इनकम्बेंसी डबल इंजन सरकार की, यानी यूपी सरकार की भी और 10 साल की मोदी सरकार की भी। देखिए, ये अभी आपने ध्यान भी दिया होगा, कुछ एक सर्वे भी ऐसे आए हुए हैं जो कि अब 78 सीटें, अभी कुछ दिन पहले तक वही उन्हीं एजेंसियों के सर्वे होंगे। मैं तो इतना बहुत ज्यादा इन पे ध्यान नहीं देता हूं, लेकिन चूंकि अब हम खबरों की दुनिया में हैं, हम लोग तो देखना पड़ता ही है। वही कुछ और बता रहे थे, लेकिन ग्राउंड पे अगर आप भी जाकर के देखें, और या बहुत सारी बातें आपने बता भी दी, पिछला जो कंपैरिजन किया कि किन जगहों पर सीटें रही, 20, 22, 25 सीटों के करीब बहुत मार्जिनल वहां पर जो डिफरेंस था। 2019 की बात करें, 2014 की और 2019 की, 2014 और 19 में तो थोड़ा फर्क ये हो गया था कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के लड़े थे। हालांकि दोनों ही पार्टियों का ये कहना था कि उनके अपने अपने एक दूसरे के वोटर्स ने उनको सपोर्ट नहीं किया, बहरहाल जो भी कारण रहा हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में बड़ा कमजोर हो चुका है जनाधार, पिछले कई चुनाव से देखा जाए। हालांकि 2014 के पहले उसकी और भाजपा की स्थिति दोनों की लगभग बराबर थी, चाहे वो आप विधानसभा देख लीजिए चाहे लोकसभा देख लीजिए। लेकिन 14 के बाद उसकी स्थिति में काफी तेजी से परिवर्तन आया, बहुत उसमें गिरावट आई है। वो परसेंटेज ऑफ वोट्स में भी, सीटों की संख्या में तो है ही। खैर 2019 में 2000 अभी जो 24 में चुनाव होने वाले हैं, ये बिल्कुल सही आप कह रही हैं, और इसीलिए समाजवादी पार्टी इस तरीके से किसी भी कीमत पर चाहती थी कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा व्यवहार सपा के साथ नहीं किया, फिर भी उसका ये था कि हम लोग एक साथ मिलकर के चुनाव यहां पर बीजेपी को रोक सकते हैं, काफी बड़ी चुनौती उसको दे सकते हैं,
क्योंकि माहौल पूरा ग्राउंड पर यही दिखाई पड़ रहा है। जो माइनॉरिटी वोट्स हैं उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी की ओर, या कांग्रेस पार्टी के साथ जो लड़ रहा होगा, या कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन में शामिल लोग होंगे उन्हीं को वोट देने का। और ये पूरा ट्रेंड केवल कुछ जगहों का नहीं है, पश्चिम से पूर्व आप मध्य में कहीं भी चले जाइए, आप सहारनपुर से लेकर के और मऊ, गाजीपुर, बलिया तक चले जाइए, मध्य में लखनऊ, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, किसी भी जगह, बुंदेलखंड चले जाइए, हर जगह यही आपको ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। एकदम बिल्कुल फर्म है, रिजिड है उस पर कि वही करना है। अब ये गठबंधन जब हुआ है तो निश्चित तौर पर इसका ही प्रभाव पड़ेगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आरएलडी के जाने से बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आरएलडी का प्रभाव है और वहां पर उनका जो मतदाता है, उन जगहों पर आप देखिए कि जो बेसिकली उनका जहां प्रभाव है, मजबूत आरएलडी किसकी वजह से थी? जाट और मुस्लिम समीकरण से। मुस्लिम उसके साथ पूरी तरह से अलग हो चुका है, और जाटों की स्थिति यह है कि 70-80% जाट 2013 के दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वैसे ही बीजेपी को वोट करता है। थोड़ा सा बचा हुआ था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जयंत चौधरी आरएलडी के चले जाने से वो उधर चला जाएगा, क्योंकि जो किसान नेताओं का समूह है बहुत, वो भी, उनका भी अपना प्रभाव है, और वो लोग नहीं गए हैं बीजेपी के साथ, ये तय बात है, अभी तक नहीं गए हैं। तो इसका ये जो चीज है, और बीएसपी का बहुत बड़ा प्रभाव है, लेकिन ये बड़ी, ये कह लीजिए कि अजीबोगरीब स्थिति ये है कि बीएसपी अगर गठबंधन में आती है, गठबंधन से मेरा मतलब है इंडिया गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से नहीं जी, इंडिया गठबंधन में अगर वो आती है तो अपना भी फायदा करेगी, गठबंधन का भी फायदा करेगी। लेकिन अगर वो गठबंधन में नहीं आती है तो बिल्कुल प्रभाव शून्य रहेगी, क्योंकि उसका जो अपना भी मतदाता है वो उससे दूर चला जाएगा। उसने भी मन बनाया हुआ है, उसमें कुछ ने बीजेपी की ओर जाने का भी मन बनाया है, लेकिन उसकी बड़ी तादाद जो है वो इंडिया गठबंधन की ओर आने को उतावली है, क्योंकि उसको जब लगेगा कि बीएसपी नहीं चुनाव लड़ रही है या चुनाव में वो केवल फर्ज अदायगी कर रही है, तो मतदाता ने 2022 में दिखा दिया वो किधर भी जा सकता है। तो इसलिए जो गठबंधन की स्थिति है काफी मजबूत है, और कुछ जगहों पर तो उसका बहुत ही मतलब कह लीजिए कि बहुत अच्छा प्रभाव। इसको देखते हुए कहीं से नहीं लग रहा है कि 2019 या 2014 वाली स्थिति यहां पर रिपीट करने वाली है। बाकी इलेक्शन है, अभी तो बहुत सारे समीकरण, अभी तो एनडीए में कौन पार्टियां रहेंगी नहीं रहेंगी उसको ही तय नहीं। आप ये देखिए कि एनडीए में जो है वो राजभर की पार्टी हो या और भी पार्टियां हो, तो उनका, या आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि आरएलडी ही चली गई है तो वही बनी रहेगी। आप ये तो देखिए ना, आरएलडी को अभी भी एनडीए में नहीं शामिल किया गया, अब तो वोट लिए हुए भी 2 दिन हो गए। उनके विधायकों का वोट लेकर के राज्यसभा भी भिजवा दिया आपने अपने कैंडिडेट को, लेकिन अभी आपने उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया। और आरएलडी में भी वही स्थिति चल रही है कि इधर जाओ कि उधर, जैसी कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ चल रही है। तो एनडीए की अभी गठबंधन की स्थिति स्पष्ट नहीं है, यहां गठबंधन की स्थिति स्पष्ट है और वो मजबूत है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और ये साफ तौर पर ये लग भी रहा है कि स्थिति जो है वो बेहद मजबूत यहाँ गठबंधन की नजर आ रही है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस जो है वो दिया गया है, क्योंकि आगरा में खुद गई थी कवर करने के लिए, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में थे, और वहां पर जो नजारा देखने के लिए मिला था, शायद ही ऐसा नजारा किसी रैली में देखने के लिए मिला हो। एक तरह की दीवानगी थी वहां पर इन नेताओं को देखने के लिए, और वहां पर जो लोग जो जुटे थे, तो एक कहीं ना कहीं एक बदलाव की जो बयार है वो कहीं ना कहीं बह रही है। एक साइलेंट वेव जो है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिल रही है। हालांकि ये वो रियलिटीज हैं जो जमीनी है, जो हम आपको बता रहे हैं। बाकी आपको पता है ईवीएम से लेकर तमाम तरह की चीजें हैं, उसका जिक्र हम यहाँ नहीं करना चाहेंगे। फेयर अगर इलेक्शन होता है तो क्या हो सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। एक छोटा छोटा कमेंट मैं तीनों मेहमानों से लेना चाहूंगी, क्योंकि वक्त की कमी है। आप अनिल जी, आप क्या कहना चाहेंगे बिहार से लेकर और यहाँ तक की, यूपी तक की अभी जो फिलहाल स्थिति आपको नजर आ रही है, क्या आपको लगता है बिहार में भी सरकार किसी वक्त गिर सकती है? क्योंकि जो डील हुई थी नीतीश कुमार और बीजेपी की, बीजेपी वो करती हुई नजर नहीं आ रही है, और वही हाल वो आरएलडी के साथ भी कर रही है। अनिल जी, आरजेडी ही चाहेगी कि सरकार ना गिरे,
क्योंकि अभी वो ये उनसे पंगा लेने की उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड में रियलिटी है कि अखिलेश को मतलब सॉरी तेजस्वी को बहुत रिस्पांस मिल रहा है और लग रहा है कि एक सरकार जो है गिरा दी गई और वो सरकार जो है बेईमानी से गिरा दी गई। तो ये एक बड़ी नैरेटिव है। तो मेरा जैसा अंदाजा है कि आरजेडी या जो महागठबंधन है वहां आरजेडी लेफ्ट एंड कांग्रेस की, वो ये नहीं चाहेगी, वो गठबंधन नहीं चाहेगा कि सरकार वहां गिरा दे। लेकिन ये आपने सही कहा कि वो जो जेडीयू है और नीतीश जी हैं वो बहुत अनकंफर्टेबल हैं और उनका प्रॉब्लम अब ये है कि सीटों का बंटवारा इनके लिए आसान कर गए। वो जेडीयू के निकल जाने से महागठबंधन में सीटों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहा, क्योंकि उनको कोई सीट नहीं देनी है किसी दूसरी पार्टी को, इनका गठबंधन पहले से है। लेकिन अब एनडीए में सबसे दिक्कत है कि चिराग पासवान है, पशुपतिनाथ पारस है, मतलब रामविलास पासवान के दो जो वारिस हैं वो है, उसके बाद हम है मतलब जीतन राम मांझी है, उसके अलावा भी है इस तरह से। और जेडीयू को सीट देना नहीं चाहते और उनके कई कद्दावर नेताओं का कल मेरे मुझसे बात हो रही थी किसी की, तो कह रहे थे कि इवन जो ललन सिंह है उनकी सीट जो है बीजेपी खुद लड़ना चाहती है, मतलब उनको चुनाव में नहीं उतरने देना चाहती। तो बहुत ही है ये, आप मतलब ये अगर चाहे नीतीश तो सरकार गिरा दे, लेकिन उसमें आरजेडी और महागठबंधन कोई भूमिका अदा नहीं करना चाहता है इधर उधर ले जाने का। दूसरा है कि एक लास्ट पॉइंट में जिसका ध्यान हम लोगों ने नहीं दिया कि चाहे झारखंड हो चाहे हिमाचल हो, दोनों जगह उनका चाणक्य फेल हो गया, सरकार तो रह गई और ईडी जो है ईडी का असर नहीं हुआ और ईडी का असर यूपी में भी नहीं हुआ। अखिलेश अभी ज्यादा मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में है। अगर कम जोर लगाती ईडी तो अभी अखिलेश थोड़ा इधर उधर भी कर सकते थे और इतनी जोर से नहीं आते। लेकिन जितना जोर हमको लग रहा है कि इन्होंने ज्यादा ताकत लगा दी, इतनी ताकत मतलब ईडी का इस्तेमाल भी मतलब दिखाने के लिए करना था, सच में नहीं करना था। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली रणनीति के तौर पर ईडी का गलत इस्तेमाल कर लिया, जो और इंडिया गठबंधन मजबूत हो गया। जी बिल्कुल, और यही होता हुआ नजर आ रहा है। राकेश जी, संक्षेप में आपसे कमेंट, आपको लग रहा है अभी एनडीए बिखरा हुआ है और इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए की शक्ल क्या होगी, वो 2024 में कैसा दिखेगा, किसको क्या सीटें मिलेंगी, कौन से दल हैं, क्या उनके साथ रणनीति बनाई गई है, वो तो कुछ भी नहीं पता है। एनडीए तो है ही नहीं, सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी में जितने भी सदस्य हैं, पार्टियां हैं, वो तो 38 हैं, जिनके न पार्षद हैं, जिनके न विधायक हैं, जिनके न सांसद हैं। तो उनका गठबंधन तो एक कागज की बड़ी पतंग जैसा है। गठबंधन तो इंडिया गठबंधन है जिसके ऊपर लगातार सत्ता प्रतिष्ठान के प्रहार हो रहे हैं, क्योंकि उसके पास ताकत है। और जैसा कि आपने अभी सिन्हा साहब को सुना, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कि चूंकि ईडी और सीबीआई बुरी तरह से फेल हुई है विपक्ष के नेताओं को डराने में, उनका मॉरल तोड़ने में, तो ऐसे में वो न सिर्फ बिहार में बल्कि उड़ीसा, इसमें हिमाचल और झारखंड में फिर से खेला करना चाहेगी सरकारों को गिराने का। और इन तीनों राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ आखिरी बार चेहरे के साथ, जो उनकी गारंटीड चेहरा है, उसके साथ चुनाव लड़ना चाहेगी। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ये कलंक अपने ऊपर नहीं लेंगे कि उन्होंने सरकार गिरा दी, लेकिन मुझे ऐसे मेरे सूत्र कहते हैं कि ये खुद सत्तारूढ़ दल की योजना है इन राज्यों में जहां के उन्होंने गठबंधन के तोड़फोड़ करके सरकार बनाई है, या जहां सेंधमारी करके राज्यसभा की सीटें हथिया ली हैं, जैसे हिमाचल में, और या जहां पर झारखंड में सरकार को तो नहीं गिरा पाए, उनके नेता को जेल में डाल दिया। तो इन तीनों राज्यों में, कम से कम बाकी देश में ना हो तो इन तीन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही चुनाव हो जाएं और ये सरकारें गिर जाएं। अब देखिए आगे आगे होता क्या है, क्योंकि ईडी की तो पोल खुल गई है। अब ईडी और सीबीआई का डर बिल्कुल विपक्ष के नेताओं से दूर हो चुका है।
जी, बिल्कुल। ज़ाहिर सी बात है ये दूर हो चुका है और इसकी अलग-अलग जो है मिसालें हमें देखने के लिए मिलती हैं। विवेक जी लास्ट कमेंट आपसे संक्षेप में कि अभी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे स्टेट में गठबंधन हो चुका है। महाराष्ट्र में पूरी बात बन चुकी है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। जम्मू-कश्मीर में भी कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये बात हो चुकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो लगभग हम ये देखें कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं, उनकी बात एक तरह से बनती हुई नजर आ रही है और अब आपको लग रहा है कि जो बिखराव था वो अब मजबूत हो गया है और कहीं ना कहीं ये एक परसेप्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर बीजेपी को कोई अभी टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही है और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो या न्याय यात्रा है वो एक महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा कर रही है। संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी। नहीं, मिश्रा जी बिल्कुल सही है। देखिए 15 दिन पहले तक जो स्थिति थी कि पूरा बिखराव था इंडिया अलायंस में, मतलब जिस एंथुजियाज्म के साथ इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी, होते होते उसके बाद जो 3-4 महीनों में जो बिखराव आया था और जब नीतीश कुमार छोड़कर चले गए और बीजेपी के साथ में फिर से बिहार में सरकार बने, उस समय तो इतना वातावरण खराब हो गया था, मानो ये लग रहा था कि इंडिया अलायंस तो पूरी तरह से खत्म ही है। लेकिन पिछले 15-20 दिनों में जिस तरह से फिर से इंडिया अलायंस एक तरह से क्रिस्टलाइज हुआ है, एक शेप लिया है इंडिया अलायंस ने, वो बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाली बात है। महाराष्ट्र में भी वंचित बहुजन आघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर वाली पार्टी है वो इनके साथ में अगर आ जाती है, जिसके पूरे संकेत है, मुझे लगता है वो साथ में लड़ने वाले हैं, तो उसमें उससे भी बीजेपी का जो खेल है महाराष्ट्र में वो बिगड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार 11 सीटों पर उन्होंने कांग्रेस एनसीपी का खेल बिगाड़ा था। वंचित बहुजन आघाड़ी ने उनकी जो वोट्स है उसकी संख्या काफी तादाद में उनको वोट वहां पर मिले थे, जिससे कांग्रेस एनसीपी को बहुत तगड़ा झटका मिला था। वही झटका अब बीजेपी को मिल सकता है महाराष्ट्र में। तो सारी जगहों पर इंडिया अलायंस जो है वो पूरी ताकत के साथ फिर से खड़ा हो रहा है। ये है बीजेपी की का असली प्रॉब्लम, जिसके चलते इस तरह के जो ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के जो अभी काम चल रहे हैं वो उसी का एक नतीजा हम देख सकते हैं। अब जब इलेक्शन का ऐलान होगा और उसके बाद अगर जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा उसके बाद और ये लोग क्या क्या करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये क्या कर सकते हैं और क्या करेंगे ये देखना होगा। और पूरी ताकत के साथ इंडिया अलायंस अगर ये इलेक्शन लड़ता है और जनता के बीच में जाकर लड़ता है, सिर्फ नेताओं के लेवल पर एक यूनिटी होने से नहीं काम चलेगा। सारे नेता मिलकर, सारे पार्टियों के नेता जो सबसे निचले स्तर के नेता है सारी पार्टियों के, वो एक साथ मिलकर लोगों के बीच में जाकर अगर काम करेंगे तभी ये बात बनेगी। जब तक ये नहीं होगा, जिसका अभी आसार अभी तक नजर नहीं आ रहा है, मतलब आज भी कांग्रेस को अगर देखा जाए और कांग्रेस शरद पवार की जो पार्टी है वो और शिवसेना में उद्धव ठाकरे की जो फैक्शन है वो सारे मिलकर जमीन पर एक साथ काम कर रहे हैं, ऐसा चित्र आज भी नहीं है। वो चित्र जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो इस तरह की नहीं आएगी, तब तक मुझे लगता है इंडिया अलायंस की पोजीशन वीक ही रहेगी। तो ये निचले स्तर तक जाकर सारे इकट्ठा आकर काम करें, ये मैसेज ऊपर से नीचे जाना चाहिए, इसका एक पूरा तंत्र बनना चाहिए, तब जाकर बीजेपी को मतलब कम से कम बहुमत से दूर रखने का एक खेल खेला जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बगैर उसके सिर्फ नेताओं के लेवल पर यूनिटी बने, इससे काम नहीं चलेगा। ये भी बात उतनी ही स्पष्ट है, ऐसा मुझे लगता है बुशरा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ नेताओं के साथ आने से नहीं, और यही वजह है कि जब आगरा गई तो वहां लोगों से मैंने पूछा कि कागजी गठबंधन लेकिन जमीन पर कितना है, क्या कार्यकर्ता आपस में मिलकर काम कर पाएंगे, क्योंकि पार्टियां वो जो अलग अलग मिल जो है चुनाव लड़ा और अब साथ में आई हैं, दोनों नेता साथ में आए हैं, दोनों पार्टियां साथ में आई हैं, तो जब तक कार्यकर्ता भी साथ में नहीं आएगा तब तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। और उसके साथ साथ ये तमाम पार्टियां एक साथ जनता के बीच में जब जाएंगी तो इसका मैसेज बिल्कुल ही अलग होगा और लग रहा है कि शायद आगे आने वाले दिनों में ऐसा कुछ देखने के लिए मिले, क्योंकि कई ऐसी रैलियां हैं महाराष्ट्र से लेकर बिहार से लेकर जो तमाम जगहों पर प्लान है इंडिया गठबंधन की। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम का बनने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। शाम को 7 बजे रोज की तरह आपके साथ जुड़ेंगे राजीव जी न्यूज पॉइंट लेकर। मुझे दीजिए इजाजत।